हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन पे में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी है, और हिंदी से संबंधित कुछ यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने रखे हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप फुल कंसंट्रेशन के साथ में आपको यहाँ पर देखना है, और साथ में अच्छे तरीके से सुनते चलिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जो मैं यहाँ पर आपको शायद यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है, पर आप सुनते रहिएगा कंटिन्यूअस, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखिए, यूपी पुलिस का एग्जाम हो गया, रेडियो ऑपरेटर हो गया। इसके अलावा देखिए, यदि आप यूपी टेट का कोई बच्चा है, सीटेट एग्जाम दे रहा हो, जैसे हाल ही में अभी सीटेट एग्जाम होने वाले हैं, तो सीटेट एग्जाम की यदि तैयारी कर रहा हो तो बिल्कुल निश्चिंत होकर इस वीडियो को आप देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, सीटेट में भी आपके जो हिंदी ग्रामर है उससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और साथ में यहाँ पर देखिए, एक और मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर बता दूँ कि यदि आप इस वीडियो का यदि आप PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, कह रहा है कि उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। बिल्कुल हूबहू यही प्रश्न छपा था। तो देखिए, ऐसे प्रश्न जो बन चुके हैं, देखिए, साथ में कुछ बताना भी है आपको मुझे कि देखिए कैसे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए, जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए साथ में आपको बता दूं कि कॉपी पेन लेकर जरूर बैठ जाइएगा, और साथ में जो यहां पर मैं पॉइंट बताऊंगा उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो आप नोट करेंगे उसको एक नज़र में ही क्लिक कर देंगे एग्जाम के समय। उसको यदि आपने एक नज़र डाल ली, आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, डायरेक्ट देखेंगे और आगे बढ़े, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में के समय जो एक दो दिन पहले हम रिवीजन करते हैं, उसके लिए डायरेक्ट जाइए। आप पूरा किताब का जो ग्रंथ रखा होगा ना, वो पढ़कर आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो नोट करते चलिएगा। तो देखिए, यहाँ पर कहा, प्रश्न कह रहा है कि उसने नहाकर भोजन किया। वाक्य कह रहा है कि इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए है यहाँ पर, कह रहा है द्विकर्मक क्रिया का, प्रेरणार्थक क्रिया का, पूर्व कालिक क्रिया का, या फिर संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो जो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व कालिक क्रिया का उदाहरण है। अब कैसे है इसको समझना है, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है वाक्य यहाँ पर हमारा, उसने नहाकर भोजन किया। तो देखिए, यहाँ पर दो काम किए जा रहे हैं। एक तो उसने पहले क्या किया है, पहले यहाँ पर देखिए, पहले कौन सा काम कर रहा है? पहला जो काम है उसका नहाना है, और जो दूसरा है वो है भोजन करना। तो जो पहले काम कर रहा है, जो क्रिया पहले हो रही है, उसको क्या बोलेंगे हम? पूर्व कालिक क्रिया बोलेंगे, ठीक है। जो क्रिया पहले हो रही है, मतलब जो पहले काम कर रहा है वो है नहाकर। तो पहले नहाया है, फिर इसके बाद में उसने भोजन किया है। तो जो पहले क्रिया हो रही है उसको क्या बोलेंगे हम? पूर्व कालिक क्रिया बोलते हैं। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो द्विकर्मक क्रिया को हम समझते हैं। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? तो ऐसी क्रिया जिसमें क्या हो, दो कर्म हो, आपको समझ में आ रहे हो। जहां पर दो कर्म हो, समझिएगा कि कोई वाक्य दिया गया है, वहां पर दो कर्म दिए गए हैं, तो ऐसी क्रिया क्या हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसे? उदाहरण के द्वारा समझिएगा। जैसे देखिए, एक उदाहरण है कि पापा ने श्याम को 100 रुपए दिए, ठीक है, 100 रुपए दिए, ये समझना है आपको। कितने रुपए दिए? 100 रुपए दिए। तो यहां पर समझिएगा, एक तो देखिए पापा क्या हो जाएगा, यहां पर कर्ता हो जाएगा। किसने दिए हैं भाई? जिसके साथ में ने कारक जुड़ा होता है वही तो होता है ना कर्ता। किसने दिए? पापा ने। किसको दिए हैं? श्याम को दिए हैं, वही कर्म हो जाएगा। एक कर्म आपका ये हो जाएगा, पहला कर्म है। और दूसरा है कितने दिए, तो 100 रुपए दिए हैं, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा कर्म। तो ऐसा वाक्य जहां पर भाई आपको दो कर्म समझ में आए, तो वहां पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी द्विकर्मक क्रिया। नोट जरूर करते चलिएगा, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद आती है प्रेरणार्थक क्रिया। बहुत बार प्रश्न बना है बेटा यहाँ से, जो प्रेरणार्थक क्रिया है यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं, ठीक है, इसको समझिएगा गौर से। देखिए यहाँ पर मैं शॉर्टकट बताता हूँ, इसका शॉर्टकट है आपको समझने के लिए। जहाँ पर भी यदि कोई वाक्य में आता है वाता है, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ करवाता है, तो यहाँ पर जो लास्ट अक्षर होगा, जो क्रिया होगी, वहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, वाता है, वाती है, वाते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, यही है ट्रिक, ठीक है, हर जगह नहीं आपको देखने को मिलेगी, याद रखना आप। तो है वाता है, वाती है, वाते हैं। जैसे राम उससे काम करवाता है, सीमा उससे काम करवाती है, ठीक है। जैसे करना से क्या बनता है, करवाना हो गया, प्रेरणार्थक शब्द हो जाएंगे। देना से क्या हो जाएगा, दिलवाना। तो जहां पर भी आपको ऐसे शब्द देखने को मिले वहां पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन यहां पर जो बी है वो भी कंप्लीट हुआ। बात आती है संयुक्त क्रिया। तो देखिए ऐसी क्रिया जहां पर दो से अधिक क्रियाएं आपको समझ में आती हैं वहां पर हो जाएगी संयुक्त क्रिया। जैसे मैं बोलता हूं मैंने काम कर लिया, एक तो काम करना और लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया। आप आते जाते रहिए, जैसे मैं बोलता हूं आप आते जाते रहिए, या फिर आप बोलते हैं कि आना जाना लगा रहता है, तो देखिए आना भी एक क्रिया है और एक जाना भी। तो जहां पर दो से अधिक क्रियाएं हों वहां पर क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया बोलते हैं। तो देखिए एक एक यहां पर जितना है मैंने आपको विस्तार से समझाया है। सिर्फ यहां पर देखिए ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ना नहीं है कि भाई जैसे हर जगह आपने देखा होगा कि जो ऑप्शन है वो बता दिया और उसके बाद आगे बढ़ गए, थोड़ा बहुत डिटेल नहीं भाई। जो पॉइंट है और जहां से प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में, कैसे प्रश्न गिरते हैं आपके एग्जाम में, इसको बिल्कुल फुल ध्यान में रखा जाएगा। बस आपको एक काम करना है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और एक लाइक यदि वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रही हैं चीजें आपको। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अयोगवाह कह रहा है कि अयोगवाह कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन को कहा जाता है, अनुस्वार विसर्ग को, अल्पप्राण या महाप्राण को। तो देखिए अयोगवाह किसे कहा जाता है, तो अनुस्वार और विसर्ग को बेटा अयोगवाह कहा जाता है। ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि संस्कृत की बात करते हैं, देखिए जो यूपी टेट के बच्चे हैं, सीटेट के बच्चे हैं, उनके लिए ये याद रखना है आपको कि संस्कृत की बात यदि आती है तो संस्कृत में होते हैं 4 अनुस्वार होते हैं, 4 अनुस्वार होते हैं, ठीक है। महर्षि पाणिनि के द्वारा 4 अनुस्वार बताए गए हैं संस्कृत में। और 4 कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका विसर्ग अनुस्वार होता है, और उपधमानीय व्यंजन होते हैं, और होते हैं जीभामूलीय व्यंजन होते हैं। याद रखना है, सुन लीजिएगा, उपधमानीय और होते हैं जीभामूलीय। जैसे जीभामूलीय कौन से होते हैं समझिएगा, का और खा होते हैं, ठीक है, और पा और फा होते हैं उपधमानीय। तो याद रखना है कितने होते हैं, 4 होते हैं। संस्कृत में पूछता है तो 4 होते हैं, और यदि हिंदी में पूछते हैं तो होते हैं अनुस्वार और विसर्ग 2 होते हैं। अब बेटा बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन होते हैं 4 कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सा, त्रा, ज्ञा और रा, ठीक है। ये 4 व्यंजन हैं जिनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपका छ है, ठीक है, तो ये किससे, का और सा से मिलकर बना हुआ है, तो का भी यहां पर व्यंजन है और सा भी व्यंजन है, ठीक है। त्रा हो गया, ता और प्लस रा से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये अर्ध व्यंजन है, याद रखना है इसको आपको। यहां पर जो डैश लगा हुआ है, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गलती करके आ जाते हैं, कहीं कहीं पर लिखा होता है का प्लस सा, तो ये गलत हो जाएगा। जब तक ये अर्ध व्यंजन नहीं होगा तब तक सही नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी सी जो गलतियां हैं वो आप अपने एग्जाम में इनको करके आ जाते हैं, इसको याद रखिएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूं मैं, आप नोट करते चलिएगा। जो ज्ञा होता है ये बनता है जा और या, ठीक है, और जो रा होता है ये बनता है सा, और सलजम वाला सा होता है और रा। तो ये हो गए आपके संयुक्त व्यंजन, ठीक है।
अल्प प्राण और महाप्राण को और समझिएगा। अल्प प्राण की बात करते हैं तो जो अल्प प्राण होता है वे किसी भी वर्ग, जो वर्ग हैं आपके यहाँ पर 5 वर्ग हैं हिंदी में, ठीक है, जिनके हम जैसे का, खा, गा, घा यहाँ, तो जो अल्प प्राण होते हैं वो किसी भी वर्ग के पहला वर्ग, ठीक है, तीसरा वर्ग और पांचवा, मान लीजिए विषम वर्ण होते हैं जो, ठीक है, वर्ग के, जैसे मैं एक वर्ग लिखता हूं का, खा, गा, घा और एक होता है आपका ये खड़ा। तो देखिए पहला, तीसरा और पांचवा ये होते हैं अल्प प्राण, और जो चौथा होता है और दूसरा और चौथा ये होते हैं महाप्राण। तो ये सीधी सीधी ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो अल्प प्राण है इसके अंतर्गत या, रा, ला और वा, और महाप्राण होते हैं उसमें व्यंजन, जैसे सा, जो तीनों सा हो गए और आहा। तो ये इतने पॉइंट थे, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न है आपके एग्जाम में, एक क्या मैं बोलता हूँ कम से कम 2-3 प्रश्न हो सकते हैं कि आपके एग्जाम में निश्चित पूछे जाएंगे, चाहे वो आप यूपी पुलिस का दीजिएगा और चाहे आप ये यूपी टेट, सी टेट एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है। तो सभी में ये प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। यदि हिंदी पूछा जाता है तो यहाँ से जो वर्ण व्यवस्था है वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे, ठीक है। प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है प्रभा खेतान है, मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रेमवदा या फिर कृष्णा सोबती। तो देखिए जो सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा गुड़िया भीतर गुड़िया, ठीक है, जो क्या है एक आत्मकथा है। तो देखिए जो आत्मकथा है इसका जो पहला भाग है, इनके द्वारा एक आत्मकथा लिखी गई और उस आत्मकथा का जो पहला भाग है वो होता है, वो क्या है, ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, कस्तूरी कुंडल बसे। ये एक इनकी रचना है आत्मकथा की, कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे याद रखना है किसकी है, मैत्रेयी पुष्पा का जो पहला भाग है उसमें है ये, ठीक है। और जो दूसरा भाग है वो है गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पहला भाग है जो वो है आत्मकथा का कस्तूरी कुंडल बसे, और जो दूसरा है वो है गुड़िया भीतर गुड़िया। किसके द्वारा लिखा गया है, मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा लिखा गया है। प्रभा खेतान की रचना समझिएगा, तो प्रभा खेतान की जो रचना है वो है अन्य से अनन्या, अन्य से अनन्या, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा है, देखिए इसके अलावा देखते हैं उषा प्रेमवदा। उषा प्रेमवदा की रचना है 55 खंबे लाल दीवारें, ठीक है, ये एक उपन्यास है, ये बहुत ही इनकी फेमस रचना है, पूछी जाती है, 55 खंबे लाल दीवारें, ठीक है। कृष्णा सोबती की बात करते हैं तो ये इनकी रचना है कड़वे सच, कड़वे सच। तो ये थे यहाँ से पॉइंट, कुछ इंपोर्टेंट थे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, चलिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें प्लीज, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है। तो बताना है जो आपके कितने 8 कारक हैं कुल, हिंदी में देखिए 8 कारक हैं, और यदि संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में बेटा 6 कारक होते हैं, ठीक है। तो 8 जो कारक हैं, 8 कारक में से आपको बताना है एक से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। कह रहा है संप्रदान, कर्म, करण और कर्ता। तो देखिए यहां पर जो सही आंसर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन यहां पर सी। जो से है इसका अर्थ होता है यहां पर के द्वारा, ठीक है, से के द्वारा के अर्थ में इसको हम प्रयुक्त करते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि राम ने रावण को तीर से मारा, समझिएगा, यहीं पर मैं आपको ये जितना आपका जो है वो समझाने वाला हूं। एक उदाहरण देखिएगा, राम ने रावण को, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है इसलिए मैंने इसको लिया, ठीक है, राम ने रावण को तीर से मारा। यहां पर मैं आपको 3, यहां पर देखिए 3 जो कारक है यहां पर समझा दूंगा, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, ठीक है, तीर से मारा और करण, यहीं पर निपट जाएंगे। तो देखिए राम ने, किसने मारा है, राम ने मारा है, तो कर्ता ने कौन सा कारक हो जाएगा, आपका कर्ता कारक हो जाएगा। रावण को, किसको मारा है, रावण को मारा है, तो को चिन्ह है आपका कर्म का, तो ये कर्म हो जाएगा। किससे मारा है, तीर से मारा है,
किसके द्वारा? तीर के द्वारा। तो देखिए से का जो अर्थ निकलता है कर्ण के साथ में वो होता है के द्वारा। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो कर्ता मैंने बता दिया, कर्म बता दिया, बचा है हमारा संप्रदान। तो संप्रदान जो होता है इसका अर्थ निकलता है यहां पर को। ठीक है, तो जो को होता है तो को का अर्थ होता है के लिए। देखिए कर्म में भी को होता है और संप्रदान में भी को होता है, लेकिन संप्रदान में होता है को अलग होता है और कर्म में अलग होता है। किसके लिए? यदि के लिए के अर्थ में निकलता है तो वो होता है संप्रदान के लिए। ठीक है, तो जो को का अर्थ होगा यहां पर के लिए होगा। ठीक है, अब के लिए के समझिएगा, मैंने बोल रहा है कि राम को खाना चाहिए। क्या बोला है? राम को खाना चाहिए। तो क्या है? राम के लिए खाना हुआ ना, तो यहां पर कौन सा होगा? संप्रदान होगा। ठीक है, और देखिए एक और समझ लीजिएगा, अपादान जो बार बार पूछा जाता है। अपादान बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। अपादान, तो अपादान जो होता है, जैसे मैं बोलता हूं गंगा हिमालय से निकलती है, जैसे बोलता हूं कि गंगा हिमालय से निकलती है, से। अब जो से है यहां पर, तो एक तो जो से होता है वो करण के लिए भी होता है, तो करण के लिए क्या हो जाएगा? के द्वारा अर्थ में होता है, के द्वारा। जैसे राम ने रावण को तीर से, तो किसके द्वारा मारा? तीर के द्वारा मारा। लेकिन यहां जो से का अर्थ होता है वो होता है अलग होने के अर्थ में, वियोग के अर्थ में, जहां पर घृणा हो उसके अर्थ में। जैसे समझिएगा यहां पर घृणा यदि कहीं पर दिख रही है तो वहां पर भी इसका प्रयोग होगा, अलग होने के अर्थ में भी होगा। ठीक है, जहां पर विरह की बात की गई हो, विरह मतलब वही अलग होना हो गया। तो जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, राम लखनऊ से अपने घर जा रहा है, तो लखनऊ से बेटा अलग हो रहा है ना, तो जहां पर भी अलगाव की बात की गई हो वहां पर होता है अपादान कारक होता है। ठीक है, और जहां पर के द्वारा अर्थ में प्रयुक्त होता है वहां पर होता है कारण कारक। चलिए अगला प्रश्न है आपका रस से संबंधित प्रश्न है। चलिए एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न है, कह रहा है एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, और बिक्कल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। तो देखिए ऐसा रस जहां पर हमको भय, ठीक है, क्या होता है? भय हमको समझ में आ रहा है कि भाई डर लग रहा है, जहां पर भय की पुष्टि हो रही है तो वहां पर होता है भयानक रस। ठीक है, वीर, तो वीर जहां पर उत्साह आपको नजर आ रहा हो। ठीक है, कोई भी पंक्ति में यदि आपको उत्साह नजर आ रहा है तो वहां पर होता है, जहां पर उत्साह स्थायी भाव दिख रहा है तो वहां पर होता है वीर रस। और जहां पर शोक हो, ठीक है, वहां पर करुणा, करुणा होगा ना, करुणा रस होगा। और जहां पर क्रोध, क्रोध हो वहां पर रौद्र रस होता है। चलिए देखिए कुल रस आपके देखिए 9 बताए गए हैं, कहीं कहीं पर 10 दिए गए हैं। तो जो रस हैं किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा इनको बताया गया है। कुल कितने रस हैं? 9 हैं, याद रखिएगा। पूछा गया प्रश्न है भाई, इसलिए जो भी पूछा गया है, और ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हीं प्रश्नों के बारे में ज़्यादातर आपके जो वीडियो है इसमें चर्चा करता हूँ। तो याद रखना है जो मैंने बताया आपको कि देखिए सुनते चलिएगा, आप वीडियो को स्किप करेंगे तो बस वो चीज़ गायब। तो सुनते चलिएगा ध्यान से। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न है, कह रहा है हिंदी साहित्य के संबंध में मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, पुस्तक है एक, ठीक है, मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, किसने लिखी है? ऑप्शन पहला कह रहा है गार्ता दत्तासी, सुमित कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, जॉर्ज अब्राहम गिरियासेन। तो ऑप्शन यहाँ पर जो डी है यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। जॉर्ज अब्राहम गिरियासेन के द्वारा 1888 में, ठीक है, हिंदी साहित्य का बेटा इतिहास से संबंधित प्रश्न वो पुस्तक है ये। और 1888 में इनके द्वारा यदि पूछता है कि किस माध्यम, इसका माध्यम क्या था, तो बेटा अंग्रेजी में लिखी गई है। ठीक है, कैसे अंग्रेजी में लिखी गई? भाई अंग्रेजी लेखक है ये, तो जो भाषा का माध्यम है यहां पर वो है अंग्रेजी, पर लिखी किस में गई है, मतलब किसका है ये इतिहास? हिंदी का है। ठीक है, तो मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, किसके द्वारा लिखी गई? 1888 में जॉर्ज अब्राहम गिरियासेन के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद गार्ता दत्तासी, ठीक है, तो गार्ता दत्तासी है वो हिंदी साहित्य के, यदि आपसे पूछता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास का लेखक कौन है, तो हिंदी साहित्य को लिखने वाला प्रथम इतिहास का जो लेखक है वो है गार्ता दत्तासी। और इनकी जो रचना है वो है बहुत थोड़ा सा कठिन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। गार्ता दत्तासी से प्रश्न बन चुका है एग्जाम में। ठीक है,
तो जो गारता ताशी के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है वो थोड़ा सा कठिन है, इसको लिख लीजिएगा। इस्तवार इस्तवार द ला, ठीक है, लिटरेच्योर लिटरेच्योर एंदुई एंदुई ए हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी नहीं हिंदुस्तानी, थोड़ा सा कठिन है। आप जब 3 से 4 बार इस शब्द को, इन शब्दों को उच्चारण करेंगे तो आप जरूर सीख जाएंगे, ठीक है। तो इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, तो ये पुस्तक इतिहास किसके द्वारा ये लिखा गया है? गारता ताशी के द्वारा, और हिंदी साहित्य का प्रथम ये, ठीक है, बुक है। तो इसको याद रखिएगा, गारता ताशी के द्वारा लिखी गई है, बहुत जबरदस्त है और कई बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न है, सुई का तत्सम रूप क्या है? सलाई है, सूची है या फिर सुज्जा? तो देखिए यहां पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा परिसीमन का विलोम क्या है? ऑप्शन है ए असीमन, निर्सीमन, ससीमन या ससीम। तो देखिए ये प्रश्न बहुत ही गंभीर रहा है अपने आप में। कैसे रहा है? क्योंकि देखिए इसका है, जो बच्चे अक्सर इस प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं, चाहे आप इंटरनेट पर देख लीजिएगा, किसी बुक में देख लीजिएगा, तो इसके जो आंसर है वो आपको अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। कहीं पर असीमन देखने को मिलता है, कहीं पर निर्सीमन देखने को मिलता है। लेकिन देखिए जो यूपी टेट में ये प्रश्न पूछा गया था, तो वहां पर इसका जो सही आंसर कलेक्ट किया गया था वो था असीमन, ठीक है। क्या था? असीमन इसका सही आंसर लगाया गया था। वो बहुत सारी पुस्तक में निर्सीमन भी लिखा मिलता है। चलिए इसके बाद जो प्रश्न है हमारा वो है, कह रहा कि पंकज में कौन सा समास है? यहां पर ऑप्शन ए कह रहा है कर्मधारा है, द्विगु समास है, या फिर बहुब्रीहि, या फिर द्वंद्व समास है। तो चलिए तब तक आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों एक काम जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पुलिस एग्जाम के लिए हमने मोस्टली वीडियो बनाया है, जो पुलिस कांस्टेबल का जो भर्ती आया है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि पंकज में कौन सा समास है? कर्मधारा है, द्विगु है, बहुब्रीहि, द्वंद्व है। तो बेटा देखिए पंकज, पहले तो यहां पर समझिएगा इसका अर्थ क्या होता है। जब तक अर्थ नहीं जानेंगे आप, तब तक कैसे आप समास बता सकते हैं, ठीक है। जब हम शब्द का अर्थ ही नहीं समझ रहे हैं, तो इसको देखिए पंकज क्या होता है? पंख, यहां पर हम इसका विच्छेद करते हैं, पंख और क्या हो जाएगा? रज, ठीक है। यहां पर 2 शब्द मैं बता रहा हूं आपको जिससे मिलकर बना है, ठीक है। तो जो पंख होता है इसका मतलब होता है दलदल में, ठीक है। क्या होता है? कीचड़ में, दलदल या कीचड़, ठीक है। तो पंख का मतलब होता है दलदल या कीचड़ में, और रज का मतलब होता है उत्पन्न होना। यहां पर जो अर्थ है रज का वो होता है उत्पन्न, उगना। तो ऐसा जो क्या है कीचड़ में उग रहा है उसको क्या बोलेंगे? पंकज। तो कौन उगता है कीचड़ में? भाई कमल उगता है। कीचड़ में उगने वाला कौन है? कमल है। तो देखिए ऐसा समास जिसका प्रभाव किसी अन्य पद पर पड़ता है उसको बोलते हैं हम बहुब्रीहि समास बोलते हैं, किसी अन्य पद पर, समझिएगा। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी के साथ में। देखिए किसी अन्य पद पर, देखिए मैंने जो बताया है, मैंने बोला है कि कीचड़ या दलदल में उगने वाला कौन होता है? कमल। तो जो कमल है यहां पर वो अन्य पद है, और मैंने बोला है कि कीचड़ में उगने वाला ये आपका दूसरा पद है, ठीक है। प्रथम पद, दूसरा पद। तो जो अन्य पद पर जोर जहां पर डाला जाता है वो होता है बहुब्रीहि समास होता है। तो यहां पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कर्मधारय क्या होता है? कर्मधारय होता है जहां पर उपमेय और उपमान की व्याख्या की गई हो, जहां पर विशेषण विशेष आपको देखने को मिले, तो वहां पर आप आंख मूंद करके कर्मधारय समास लगा दीजिएगा। कैसे? मैं बोलता हूं चंद्रमुख, चंद्रमुख, कमल नयन, ठीक है। चंद्रमुख हो गया, कमल नयन हो गया, ठीक है। तो जिसका मुख चंद्रमा के समान, तुलना की गई है ना, इससे चंद्रमा से की गई है मुख की तुलना। तो जहां पर विशेषण हो और विशेष हो, ठीक है, तुलना किससे गई? उपमान कौन सा है हमारा, या फिर विशेषण कौन है? चंद्रमा है। और विशेष कौन है? जहां पर उपमेय है वो है आपका मुख, ठीक है, उपमेय। तो जहां पर तुलना की गई हो ऐसा
समास होता है कर्मधारय समास। अब इसके बाद बात करते हैं द्विगु समास। जहां पर प्रथम पद होता है बेटा संख्यावाची, समझिएगा, जहां पर संख्यावाची होता है, जैसे मैं बोलता हूं पंचमणि, ठीक है, मैं बोलता हूं पंचमणि, तो यहां पर जो प्रथम पद है वो क्या है, संख्यावाची है, तो ऐसा समास होता है द्विगु समास। जहां पर जैसे मैं बोलता हूं माता पिता, जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वो होता है द्वंद्व समास। माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, दोनों पद पर जोर पड़ता है, वो होते हैं द्वंद्व समास। तो यहां पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी डी नहीं, सी। चलिए अगला प्रश्न है, संज्ञा से संबंधित प्रश्न है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। कह रहा कि कायर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, कायरपन, कायरत्व, कायरतत्व या फिर कायरता या अकायरता। तो देखिए ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। कायरपन आपका एक यहां पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। कायरता क्या है, आपकी संज्ञा है, क्या हो जाएगी, यही समझना है आपको, संज्ञा है। और जो संज्ञा होती है वो देखिए कुल कितनी आपकी 5 तरह की संज्ञा होती है, जिसमें से प्रथम होता है, कौन सी संज्ञा होती है, याद रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। पहली जो संज्ञा होती है वो होती है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे समझिएगा, उदाहरण के साथ में समझा रहा हूं, समझते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति विशेष पर जहां पर जोर पड़ता है। जैसे मैं बोलता हूं गंगा, मैं बोलता हूं राम, ठीक है, मैं बोलता हूं सीता। तो किसी पर्टिकुलर, ठीक है, नाम को यदि यहां पर उसकी व्याख्या की गई है तो वो कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे मैं बोलता हूं नदी, तो नदी में बेटा देखिए सभी जितनी भी नदियां हैं, मान लीजिए गंगा हो गया, यमुना हो गया, नर्मदा हो गया, सोन हो गया, जितनी भी नदियां हैं सभी पर सभी का जिक्र होगा इसके अंतर्गत। तो एक जाति को डिनोट करता है यहां पर, किसको, जाति को, ठीक है। तो जो जाति की व्याख्या करता है वो होती है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे मैंने बोला राम, तो राम में क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं बोलता हूं मान लीजिए गंगा, तो ये भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मैं बोलता हूं पक्षी, तो पक्षी में क्या हो जाएगा, आपका पूरी जाति, ठीक है, जितने भी पक्षी आते हैं इसके अंतर्गत पूरी जाति का वर्णन करेंगे, ठीक है, पूरी जाति को प्रदर्शित करेंगे ना ये चीज, तो उसमें क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है आपका भाववाचक, जहां पर गुण भाव दोष इसकी व्याख्या की गई हो, उसमें होता है भाववाचक संज्ञा। मैं बोलता हूं बचपन, ठीक है, जैसे बचपन, अवस्था, ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी, किसको, अवस्था को प्रदर्शित कर रही है, आपकी कैसी हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मैं बोलता हूं मूर्खता, इसमें भी आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसके अलावा जो चौथी है वो हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। और जो पांचवा है वो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। तो जो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी, जैसे पदार्थवाचक के अंतर्गत कौन कौन से, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, जो पदार्थ को किसी जिसमें द्रव्यमान है ऐसी वस्तुओं को जिनको बताता है वो हो जाएगी आपकी पदार्थवाचक संज्ञा। और जो मैंने बताया समूहवाचक संज्ञा, जैसे मैं बोलता हूं बाजार, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रही हो सभी चीज़ें तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और यदि चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, जो अगला प्रश्न है, कह रहा है अपना मतलब निकालने वाला के लिए एक उचित शब्द बताना है। यहाँ पर स्वार्थपरक बोलते हैं, स्वार्थपरता, कुटिल बोलते हैं, स्वार्थी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो अपने मतलब का सोचता है उसको क्या बोलते हैं, स्वार्थी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। देखिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें देखिएगा पूरा जितना आपका हिंदी का है वो संपूर्ण निचोड़ है इसमें, ठीक है। सभी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मैंने सभी यहाँ पर जितने टॉपिक्स हैं उसमें हिंदी में वो सभी को मैं छूता हुआ आ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है, कह रहा है निर्बलता, निर्बलता या फिर निर्बलता या फिर निर्बलता। तो देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे जो मैंने आपको संयुक्त व्यंजन बताए थे तो वहां पर मैंने एक बताया था अर्ध व्यंजन के बारे में। तो देखिए यहां पर दो जगह है निर्बलता और यहां पर भी है, तो यही ऑप्शन डी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिसमें ये डैश का याद रखिएगा आप, कई बार इसको ध्यान में नहीं रखते हैं बच्चे और गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो जो उपसर्ग होते हैं ऐसे शब्द होते हैं
ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं उपसर्ग, आगे प्रयोग होने वाले, ठीक है, आगे प्रयोग होने वाले को क्या बोलते हैं, उपसर्ग। और प्रत्यय होते हैं जो पीछे प्रयोग किए जाते हैं किसी शब्द के, ठीक है, जैसे बल मैंने यहां पर लिखा है, और बल के जो पीछे ता है वो क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, और जो आगे प्रयोग हुआ है निर, वो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा ऊंट की चोरी निहुरे, निहुरे का अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन ए है उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता, बड़े काम छुपा कर नहीं किए जा सकते, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना, या फिर किसी की वस्तु को किसी दूसरे को देना, एक ही ऑप्शन हो गया। चलिए फिर भी यहाँ पर जो ऑप्शन बी है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऊंट की चोरी निहुरे, निहुरे कैसे, निहुरे का अर्थ होता है यहाँ पर झुकना, क्या हो जाएगा, झुकना। बेटा यदि ऊंट मान लीजिए कि इतना, एक तो बड़ा पशु है, ठीक है, बड़ा है, और यदि किसी की मतलब यहाँ पर मतलब समझिएगा, यदि वो झुककर मतलब कोई पेड़ पौधे मान लीजिए खा रहा है, तो क्या वो दिखेगा नहीं किसी को, भाई कितना छोटा होगा, बहुत बड़ा जानवर है, तो वो कितने ही मतलब बड़े काम आप कितना भी छुपा कर कीजिए, वो सबको पता चल ही जाते हैं, ठीक है, इसका मतलब है ये, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा धूसर शब्द का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन ए गर्दभ, मेघ, अजा, अश्व। तो देखिए धूसर, जो धूसर होता है इसका मतलब होता है धूल से सना हुआ, ठीक है, गंदा, तो इसका जो पर्यायवाची होगा वो क्या हो जाएगा, गर्दभ, ठीक है। इसके अलावा देखिए धूसर का जो पर्यायवाची है वो समझ लीजिएगा कौन कौन से हैं। इसके अलावा देखिए गधा हो गया, गधा हो गया, ठीक है, गर्दभ मैंने बता दिया, बेसर हो गया, बेसर, चक्रीवान हो गया, गधा समझते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा कि भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। ऐसा दुख आपको तो नहीं है बेटा दुख, अरे किस चीज का दुख बेटा, पढ़ाई करिएगा सब दुख दूर हो जाएंगे। तो देखिए ऐसा दुख जो किसके द्वारा, जीवों के द्वारा होता है, उसको क्या बोलते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आत्मघाती, या फिर आदि दैविक। तो देखिए यहां पर जो ऑप्शन बी है यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसा दुख जो जीवों के द्वारा होता है उसको बोलते हैं आदि भौतिक। तो देखिए यहां पर आपको तीन यहां पर शब्द हैं इसी से मिलते जुलते जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, समझिएगा। एक तो होता है आदि भौतिक, आदि दैविक, और एक होता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक दुख, आध्यात्मिक दुख। तो देखिए आदि भौतिक क्या होता है, ऐसा दुख जो जीवों के द्वारा होता है। कैसा, मान लीजिए मच्छर के काटने से, काटते हैं मच्छर आपको, मच्छर के काटने से हो गया, ठीक है। मान लीजिए शेर ने आप पर हमला कर दिया, ठीक है, किसी प्राणी ने थप्पड़ मार दिया आपको, तो ऐसा दुख क्या हो जाएगा, मतलब जीवों के द्वारा होने वाला दुख क्या हो जाएगा, आदि भौतिक दुख होता है। आदि दैविक दुख होता है जो प्रकृति के द्वारा जो दुख मिलता है हमको, प्रकृति के द्वारा, मान लीजिए ईश्वर के द्वारा मान सकते हैं, प्रकृति ईश्वर ही है, ठीक है। जैसे भूकंप के कारण, बाढ़ आ गई उसके कारण हो गया, तो आग लग गई उसके कारण हो गया, तो ऐसा दुख होता है आदि दैविक, ठीक है। मान लीजिए दैविक प्रवृत्ति के कारण, ठीक है, देवी देवताओं के कारण जो हमें दुख होता है, ऐसा दुख होता है आदि दैविक। आध्यात्मिक दुख की बात करते हैं, देखिए ऐसा दुख जो शारीरिक और मानसिक पीड़ा के कारण होता है। कैसे, आध्यात्मिक दुख होता है जैसे मान लीजिए किसी को वंशानुगत रोग है, कोई रोग हो गया, ठीक है, मान लीजिए किसी को बुखार आ रहा है, तो ऐसा दुख होता है आध्यात्मिक दुख, ठीक है। चलिए इसके बाद जो अगला प्रश्न है, कह रहा है कानन का पर्यायवाची क्या है, वन, बेहद, इनमें से कोई नहीं, ये तो सबको आता होगा शायद, ठीक है। कानन का जो पर्यायवाची होता है वन होता है। इसके अलावा देखिए वन का जंगल हो गया, अरण्य हो गया, विपट हो गया, विपिन हो गया, ये सभी हैं वन से संबंधित पर्यायवाची, ठीक है। वाक्य का विग्रह का अर्थ क्या होता है, समझिएगा। देखिए कह रहा है कि वाक्य का विग्रह का अर्थ क्या होता है बताना है। ऑप्शन ए है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताता है, या फिर वाक्य रचना करना, संधि और समास बताना, शब्दों को जोड़ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, वाक्य विग्रह, ठीक है। जैसे समास विग्रह होता है, तो वाक्य विग्रह का क्या होता है अर्थ, वाक्यों को अलग अलग करके उनके मध्य जो शब्द हैं उनके मध्य में आपको संबंध बताना है। भक्तमाल के रचनाकार, रचना है एक भक्तमाल, बताना है किसके द्वारा लिखी गई है, विष्णुदास, केशवदास, सुंदरदास, नाभादास। तो देखिए केशवदास,
तो केशव दास के द्वारा जो लिखी गई है रामचंद्र का, बहुत ही फेमस है, एग्जाम में पूछी गई है रामचंद्र का, ठीक है। रसिक प्रिया, रामचंद्र का हो गई, रसिक प्रिया हो गई, कवि प्रिया, ये रचनाएं हैं केशव दास के द्वारा। नाभादास के द्वारा भक्तमाल, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए है, कह रहा है गलियों को चौड़ा करना, परशुराम के क्रोध आदमी ने क्षत्रियों को जला दिया, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। तो वृक्षों, देखिए यहां पर समझिएगा एक एक को। पहले कह रहा है कि खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, गलत हो जाएगा। खेत में घास उग आई है, ठीक है, सही हो जाएगा। कह रहा है वृक्षों पर कोयल कूक रही है, तो वृक्षों नहीं होगा बेटा, एक वचन होगा, ठीक है। वृक्ष पर कोयल कूक रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। कह रहा है परशुराम के क्रोध आदमी ने छतरी को जला डाला, तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कि परशुराम के क्रोध ने आदमी को छतरियों से जला डाला, ठीक है, ये वैसे ही गलत है, ठीक है। और डी हो जाएगा, ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही हो जाएगा, गलियों को चौड़ा करना। चलिए तो चलिए दोस्तों, आज बस इतने ही प्रश्न हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये आज का जो सेशन है वो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके बाद में अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।